गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? बता दिया करो आप लोग कैसे हो, कोई बताता भी नहीं आप लोग कैसे हो। मैं डेली पूछती हूँ जो कि। तो चलो, आप लोगों को मैं क्या बता रही थी, प्रसार शिक्षा बता रही थी, जिसमें मैंने आपको औपचारिकेतर शिक्षा बताया था। इसमें मैंने आपको प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा किसके लिए है, फिर मैंने प्रसार शिक्षा को कौन मतलब कहाँ लागू किया जाता है, प्रसार शिक्षा का फ़ायदा कौन उठाता है, प्रसार शिक्षा को आगे कौन बढ़ाता है। तो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता किसे किसे कहते हैं, कौन लोग प्रसार कार्यकर्ता के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको बताया था VLW हो गया, प्रसार प्रशिक्षक हो गया, प्रसार कार्यकर्ता हो गया, BDO हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, DDO हो गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एंड जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो हो गए। तो कहने का मतलब जो भी ग्रामीणों के विकास के लिए कार्य करेगा वो सभी क्या होते हैं, प्रसार कार्यकर्ता होते हैं। इतना हमने आपको बता दिया था। फिर प्रसार कार्यकर्ता के क्या गुण होनी चाहिए उसके अंदर, फिर उसके कुछ स्पेसिफिक मतलब कुछ पर्सनल उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसका ग्रामीणों पे क्या करे प्रभाव पड़े। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैं आपको औपचारिकेतर शिक्षा बताई थी, जो कि औपचारिक फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों शिक्षाओं को मिलके ये बनी हुई थी। कौन सी शिक्षा? तो औपचारिकेतर शिक्षा। इसमें कुछ सिद्धांतों का भी प्रयोग किया था और कुछ व्यवहारिकता का भी प्रयोग किया जाता। दोनों के बीच की शिक्षा है, इसलिए इसे औपचारिकेतर शिक्षा कहते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था कि ये प्रौढ़ शिक्षा जो है औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत आती है। प्रौढ़ शिक्षा आई कब थी? तो महात्मा गांधी के जन्म पर 2 अक्टूबर 1978 में आई थी। तो प्रौढ़ शिक्षा में क्या, फिर मैंने औपचारिकेतर शिक्षा किसके लिए लागू किया जाना चाहिए, किसके लिए बना, तो है तो ये सभी की शिक्षा है। इसमें कोई एक जाति धर्म नहीं है, इसमें ये सभी की शिक्षा है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी लिंग, सभी को दी जाने वाली शिक्षा है। हाँ, लेकिन इसमें ज़्यादा ध्यान उनको दिया जाता है, सबसे पहले कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा दबे कुचले पीछे वाले मतलब जो पिछड़े हो गए हैं, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली शिक्षा। तो इतना हम आपको बताए थे, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था इसकी विषय वस्तु क्या हुई है। हमने आपको बता दिया था कि रोजगार परक शिक्षा दी जाए। जैसे कहने का मतलब इसमें ऐसी भी शिक्षा थी, फिर से मैं इसको बता देती हूँ कि इसकी विषय वस्तु क्या हो। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर। तो आप देख सकते हैं लिखा है, अब प्रश्न यह उठता है कि लोगों को शिक्षित करने के लिए विषय वस्तु कैसी हो। सही बात है भाई, बना दिया गया औपचारिकेतर शिक्षा और फिर कह दिया गया ग्रामीणों को के लिए है, उसमें सभी जाति धर्म ग्रामीणों के साथ ध्यान रखेगा। औपचारिकेतर शहरी लोगों के लिए भी है, जो वहाँ पे पिछड़े मतलब पिछड़े हो गए हैं, जो पिछड़े हैं, दबे हैं, कुचले हैं, ये उनके लिए भी है। तो ये सब चीज़ें आपको बता दी गई। फिर आपको ये भी बता दिया गया कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। जैसे आप पीछे अपने रिमाइंड के लिए देख सकते हैं किसे दी जाए, फिर ये किसने बनाया। तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जो थी उसने इसमें अनुशंसाएं रखी थी बहुत कुछ चीज़ों का। ये शिक्षा कितने उम्र में दी जाती है? तो यहाँ 15 से 25 लिखा है, लेकिन 25 न होकर ये 35 होना चाहिए, क्योंकि आप गूगल पे सर्च कर लेना तो 35 आता है। मैं आपके बस ऐसे मैं खुद से नहीं बोल रही, मैं गूगल पे चेक करके बोल रही हूँ, और आयोग ने भी 15 से 35 सही माना है। और एक ऐसी शिक्षा है तो ये लचीली है। ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर आता है कि इसकी विषय वस्तु क्या है। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन मार्क। तो अब प्रश्न यह उठता है कि लोगों को शिक्षित करने के लिए विषय वस्तु कैसी हो। सही बात है भाई, इसकी विषय सब्जेक्ट कैसा हो। तो लिखा है किन किन विषयों को पढ़ाया जाए। इस प्रश्न का सटीक उत्तर यही है कि चूंकि यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा से काफ़ी भिन्न है, औपचारिक तो नहीं है, ठीक है, अतः इसका विषय वस्तु शिक्षार्थी की इच्छा, रुचि, मनोवृत्ति तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके रोजगार, धंधों, व्यवसायों के अनुसार लचीली रखी जानी चाहिए। मतलब ये किसको दी जानी चाहिए? तो ये जिसको इसकी ज़रूरत हो, जो इच्छित हो, ठीक है, उनकी इच्छा को ध्यान में रखकर, उनकी रुचियों का ध्यान में रखकर, उनका मन मस्तिष्क उस समय क्या चाहता है, इन चीज़ों को ध्यान के रखकर, उनके रोजगार को, उनके व्यवसाय के अनुसार उनको मतलब अगर वो किसी रोजगार है, किसी व्यवसाय है उनके पास उस समय, जैसे जिस समय आप देना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये न पहुंचे, तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी शिक्षा है तो लचीली शिक्षा है, ठीक है। कौन सी शिक्षा? तो औपचारिकेतर शिक्षा। इन्हें सभी तरह की रोजगार परक शिक्षा दी जाए, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराने वाले विषयों को भी सम्मिलित किया जाए। देखिएगा इसमें एक चीज़ और है, जैसे ये शिक्षा भी है ना,
ये बस ये नहीं कह सकते कि व्यवहारिक ज्ञान नहीं, ये एक शिक्षा भी है। जैसे जनसंख्या शिक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, महिलाओं का ध्यान, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल चलो, ये सब अभियान जो चलाए जाते हैं, तो वो अभियान चलाए जाएंगे तो वो सफल कैसे होंगे? जब ये जो ग्रामीण है या जो पीछे दबे कुचले लोग हैं, अगर ये शिक्षित होंगे, ये उसके फायदा को, उसके गुण को, उसके होता नहीं उसके लाभ को, उसकी हानि को समझेंगे, तभी तो अगर उनको कुछ लिखना पढ़ना आएगा तभी तो उन कार्यक्रमों के बारे में वो समझ पाएंगे कि नहीं भाई इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या फ़ायदा है। नहीं तो ऐसे ही लोग आएंगे बेवकूफ़ बना के निकल लेंगे। कितनी राशि मिल रही है, इस धनराशि का उपयोग कैसे कर सकते हैं? ये धनराशि से बेटियों के विवाह के लिए गवर्नमेंट ने एक धनराशि दी थी कुछ टाइम पहले, की योजना चलाई थी, जिसमें था कि जब बेटी 18 साल की हो जाएगी तो वो निकाल सकती है। तो अगर उनको कुछ ज्ञान रहेगा तभी तो वो मतलब इस चीज़ को वो कर सकते कि नहीं भाई मैंने मेरी बेटी पैदा हो गई तो चलिए मैं उसमें वो स्कीम का फ़ायदा ले लेता हूँ, और ऐसे उस स्कीम के प्रोसेस हैं। तो वही कहा गया है कि इसमें राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराने वाले विषयों को भी सम्मिलित किया गया है, जैसे जनसंख्या शिक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, शिशु स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा, टीकाकरण, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, रोगोन्मूलन आदि। ठीक है, रोगोन्मूलन मतलब रोगों को मतलब जड़ से खत्म करने का मतलब रोगोन्मूलन होता है। चूंकि औपचारिकेतर शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा विषय वस्तु काफ़ी व्यापक है, इसलिए इस कार्यक्रम को कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं चला सकता। इसके लिए विषय वस्तु से संबंधित विद्वानों की भी कार्यक्रमों में जोड़ना अत्यावश्यक है। सही बात है। अब टीकाकरण का कार्यक्रम, एक आम आदमी क्या जानेगा कौन सा टीका कितने महीने पे लगना है, इस टीको को कहाँ लगाना है, इंस्ट्राडर्मल लगाना है या आउट में लगाना है, मतलब स्किन के अंदर लगाना है या ऊपर, या इसे ओरल देना है। तो इसके बारे में डॉक्टर, नर्स, एएनएम उनको ये जानकारी होगी ना कि भाई टीकाकरण की जानकारी तो इनको देनी है, कितने महीने पे प्रेग्नेंट लेडी को कौन सा टीटी लगाना, टीटी का इंजेक्शन लगाना है, बच्चा है तो खसरा कब लगाना है, मीजल्स, ये सब कैसे जानेंगे? तो जो भाई स्पेशलिस्ट रहेगा वही जानेगा। कि कोई भी उठेगा और इंजेक्शन या वैक्सीनेशन कर देगा, नहीं कर सकता है। तो वही कहने का मतलब इसके लिए क्या होता है, उनको स्पेशलिस्ट कार्यक्रमों से जोड़ना पड़ेगा, उस विषय से जानकार लोगों को। जो लोग तकनीकी प्रशिक्षण दे सकते हैं उन्हें भी कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यक संसाधनों, यंत्रों, उपकरणों को भी आवश्यकता होती है। सेवानिवृत्ति लोग जो पहले जॉब में थे या नौकरी थे, अपनी नौकरी से या जिस सेवा में लगे थे उससे क्या कहते हैं, निवृत्ति, छुट्टी ले ली है, वो लोग भी अपनी सेवाएं इस पुनीत कार्य में दे सकते हैं। महाविद्यालय, विद्यालय के शिक्षक, शिक्षार्थी, समाजसेवी, काश्तकार, दस्तकार, जैसे आर्टिशियन एंड क्राफ्ट्समैन भी लोगों को सिखाने पढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ठीक है, इसकी विषय वस्तु यही है कि रोजगार परक शिक्षा है, रोजगार परक के साथ जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनको अवगत कराया जाए, उनके स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए, उसके फायदे, लाभ, हानि के बारे में इनको बताया जाए, इसका फ़ायदा उठाने के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसमें मतलब इस कार्यक्रम में सहयोग कौन कर सकते हैं, तो जो सेवानिवृत्ति लोग हैं, जैसे किसी भी चीज़ के स्पेशलिस्ट हो गए, ये लोग भी इसमें क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। औपचारिकतर शिक्षा कहाँ और कितने दिनों तक दें, अब तो सब कुछ आप समझ गए। अब ये शिक्षा दें तो दें कहाँ, ये भी तो बात है भाई। ये शिक्षा कहाँ दी जाए, कितने दिन चलेगी, तो सबसे बड़ी फॉर्मल और इनफॉर्मल, बीच में नॉन फॉर्मल। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देना। तो अब ये कब दी जाए, कहाँ दी जाए, एक ये भी समस्या आ गई। तो देखिए समस्या का हल कैसे निकाला गया है। तो औपचारिकेतर शिक्षा प्रसार शिक्षा की तरह ही है। जो औपचारिकेतर शिक्षा है वह कैसी है, तो प्रसार शिक्षा की तरह ही है, जिसे कहीं पर भी कभी भी शिक्षार्थी की सुविधा एवं रुचियों को ध्यान में रखकर दिया जा सकता है। कहीं पर भी दिया जा सकता। सबसे पहले आपको मैंने कह दिया ना लचीली है, तो लचीली है तो इसका मतलब है कि इनकी ये जो सीखना चाहते हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रख के उनके दिया जाएगा। ठीक है, लोगों को फुर्सत के क्षणों में जब वो खाली हो तो उन्हें क्या सिखाया जाए, देखिए यहाँ लिखा है पढ़ना लिखना सिखाया जाए। और आपको मैंने ये बताया था जो अनौपचारिक शिक्षा थी उसमें पढ़ने लिखने की बात नहीं थी। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसमें बस क्या था, उनको खेती बाड़ी के बारे में, उनके घरों में जाके मतलब उनको उनके घरेलू कार्यों, उनके स्तर को ऊंचा करने के लिए उनको व्यवहारिक तरीके से जो भी चीज़ें उनको बताई जा सकती है बस वो दी जाए, लेकिन उसमें कहीं पढ़ने लिखने की बात नहीं थी। ये और जो ये औपचारिकेतर शिक्षा है इसमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए दोनों का मिक्स रूप है, औपचारिक और अनौपचारिक का। फुर्सत के क्षणों में पढ़ना लिखना सिखाया जाए, अतः यह शिक्षार्थी की रुचि, आवश्यकता, समस्या तथा मनोवृत्ति पर आधारित है। देख रहे हैं इसमें शिक्षार्थी शब्द दिया, लेकिन आपने कहीं अनौपचारिक शिक्षा में ये शब्द नहीं सुना था कि शिक्षार्थी भी कहीं था।
औपचारिकेतर शिक्षा अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा है। देखिए आपने देखा था ना, ये शिक्षा कहाँ दी जाए और कितने दिनों की, मतलब कितने दिनों तक दे। तो ये शिक्षा कहीं पर भी दी जा सकती है, शिक्षार्थी के अनुसार, शिक्षार्थी के आवश्यकता की और रुचि के अनुसार दी जा सकती है। कब दी जा सकती है? तो उनके फुर्सत के क्षणों में उनको पढ़ना लिखाया सिखाया जा सकता है। और अब ये कितने दिन दी जा सकती है? तो इसमें आपको कहना है कि ये मतलब ये अनवरत रूप से चलने वाली है। मतलब आपने देखा था किसी भी लिंग, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी उम्र के लोगों को दी जाने वाली शिक्षा है। तो जब किसी भी उम्र की बात आ गई तो ये अनवरत रूप से ही चलने वाली शिक्षा है, ठीक है, जो लगातार चलती रहेगी। प्रतिदिन कुछ समय लोगों को पढ़ाने में लगाया जाता है। यदि लोग कम समय के लिए पढ़ना चाहते हैं, देखिए पढ़ने की बात है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पढ़ने की बात है, अथवा देर तक पढ़ना चाहते हैं तो उन्हीं की इच्छा एवं सुविधा अनुसार इसे पढ़ाया लिखाया जाता है। औपचारिकेतर शिक्षा की शिक्षण प्रक्रिया क्या है? आपने देख लिया औपचारिकेतर शिक्षा है क्या, औपचारिकेतर शिक्षा किसे दें, किसे पहले दें, इसमें विषय वस्तु मैटर क्या रहे, कितने दिनों के लिए दे, कहाँ दे, इतनी बात तो आपने समझ ली। अब नंबर आता है कि इसकी भाई सब कुछ तो हो गया, लेकिन पढ़ाया क्या जाए, ये भी तो बात है भाई। शिक्षण प्रक्रिया क्या हो, प्रोसेस कैसे पढ़ाया लिखाया, क्या इनको समझाया जाए। तो देखिए उसमें आगे कुछ पॉइंट दिया है जो आपको फायदा देगा। तो उसमें कि औपचारिकतर शिक्षा देते समय निम्नांकित शिक्षण प्रक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए इनकी शिक्षण प्रक्रिया क्या है, आपने सब कुछ जान लिया, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया भी तो जानना मेन है भाई। जब शिक्षण प्रक्रिया ही नहीं जानेंगे तो कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ेगा। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 दिया है कि शिक्षा लोगों के व्यवसाय, धंधा, रोजगार से संबंधित हो, ठीक है। शिक्षा किससे संबंधित हो? तो लोगों के व्यवसाय से, लोगों के धंधे से और लोगों के रोजगार से संबंधित हो। रोजगार परक शिक्षा दी जानी चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, रोजगार परक क्या? शिक्षा, ठीक है, जिसमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। लेकिन देखो अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा की बात नहीं कही गई थी, ठीक है, उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जा रहा था। इस अंतर को आप जरूर समझिएगा। तो इसमें क्या दिया जा रहा है? शिक्षा दी जा रही है। जिन धंधों में शिक्षार्थी संलग्न है उन्हीं में कुशलता लाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे कार्य की और भी बेहतर ढंग से कर सके, ठीक है। और नंबर 3 पे आइए देखते क्या होता है। तो शिक्षा थोपी नहीं जा सकती, वो तो सही बात है, शिक्षा थोपी नहीं जा सकती। और कहते हैं ना कि मतलब जिसके अंदर क्वालिटी वो किसी का मोहताज नहीं होता। तो शिक्षा आपको थोप के, आपको कोई 9th पढ़ा सकता है, 10th पढ़ा सकता है, 11 ज़्यादा से ज़्यादा 12 या ग्रेजुएट कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट कर सकता है, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी। और ये काम किसी भी धंधे, किसी भी रोजगार के अंदर नहीं किया सकता। आपको थोप के तो आपको डिग्री दी जा सकती है, पर आपके अंदर क्वालिटी नहीं पैदा की जा सकती है। तो वही चीज़, शिक्षा थोपी नहीं जानी चाहिए, अपितु इसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो प्रजातांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। और आपने अनौपचारिक में भी पढ़ा था कि कैसी, मतलब प्रसार कार्यकर्ता प्रसार शिक्षा कैसे लोगों को बताए? तो प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों को बताए। प्रजातांत्रिक का मतलब क्या है? कि जो प्रसार कार्यकर्ता हो वो ये चीज़ समझे कि ये जनता के लिए ही बनी है, जनता ने ही हमको चुन के लाया। इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रखकर उनको मतलब जनता ही सर्वोपरि है। इस चीज़ का मेन कहने का मतलब है कि जनता ही सर्वोपरि है, ये उन्हीं के लिए, उन्हीं को ध्यान में रखकर, उनके लाभ हानि को ध्यान में रखकर उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दी जाए। कहने में लिखने का बस यही सी बात है, ठीक है। और देखिए क्या इसमें कराया था, तो इसमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। ये मेन पॉइंट है, पढ़ना लिखना। किस शिक्षा में? अनौपचारिकेतर शिक्षा में शिक्षार्थी को अपने अपने अनुभवों को बांटने का मौका भी दिया जाना चाहिए। जैसे होता है ना कि बस आपकी बात वो ना सुने, आप भी उनकी बातें सुने, उन्होंने क्या सीखा, उनको क्या समझ। जैसे आप बच्चों को पढ़ा देते हैं क्लास में, मैं टीचर का एक एग्जांपल देती हूँ, उससे बच्चों को पढ़ा देते हैं, तो फिर कुछ टाइम देते हैं ना लास्ट में 5 और 10 मिनट की, बच्चे में लास्ट में उनका टाइम होता है कि फिर वो पूछते हैं, होता है ना ऐसा। या फिर बस बहुत सारी क्राफ्ट या बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जिसमें ऐसे अवसर दिए जाते हैं कि आपको ऐसी पीछे विधियाँ भी हैं, शिक्षा की विधियाँ भी हैं, जिसमें ये आपको मतलब बताया जाएगा कि जैसे बैठक होती ना, गोष्ठियाँ वगैरह, उसमें कुछ शिक्षा के ऐसे प्रोसेस है जिसमें आपको भी बोलने का टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इसमें भी है क्या, आपको भी बोलने का मौका दिया जाए। नेक्स्ट है समूह वार्ता, ग्रुप डिस्कशन। देखिए दिया हुआ ये क्या है, ये आपकी शिक्षण की एक विधि है, उसके अंदर ये आता है समूह वार्ता, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। आयोजित की जानी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? ग्रुप डिस्कशन आयोजित किया जाना चाहिए,
ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन में कितने लोग होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता होगा या जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी चीज़ें अगर मैं क्वेश्चन के रूप में कहती हूँ कि आप ये देख लेना वो देख लेना, तो आप लोग देख लिया करो। ऐसा मत सोचा करो कि अभी ये स्टार्ट करी हैं तो इनको क्या आता होगा या मुझे लाइटली लेते हो, तो वो चीज़ छोड़ दो बेटा, क्योंकि वो आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। तो आप मुझे समूह वार्ता जो ये ग्रुप डिस्कशन होता है इसमें देखना कितने मेंबर होते हैं। 10 होंगे, 20 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, या 30 होंगे, या इसमें से ऑप्शन मैं ऐसे दे रही हूँ। आप देख के मुझे एग्जैक्ट बताना कि समूह वार्ता में कितने से कम और कितने अधिकतम लोग समूह वार्ता में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो कल मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करूँगी। जिससे सभी लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से कर सकते हैं, वे अपनी समस्याएं कह सुन सकते हैं तथा आपसी विचार विमर्श से उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, सामुदायिक गतिविधियों तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने पर प्रेरित करना। ठीक है, इतने ही पॉइंट है, यही इनकी शिक्षण प्रक्रिया है। सरल शब्दों में औपचारिकेतर शिक्षण सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध पद्धति पर आधारित है। इसीलिए क्या है, इसको किस शिक्षा के अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक के बीच में रखा जाता है ना। तो देखिए, ये सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध पद्धति पर आधारित है, तो ये क्या हुई, ये औपचारिक हुई ना, औपचारिक वाला ये गुण इसमें आया ना। और देखिए, इसमें शिक्षण शैक्षिक संस्थानों की चार दीवारी से बाहर, तो ये अनौपचारिक गुण है, क्योंकि आपने पढ़ा था अनौपचारिक शिक्षा में क्या था, खुले गगन के नीचे दी जाने वाली शिक्षा है। तो देखिए, इसमें दोनों समावेश है, क्योंकि इसकी जो योजनाबद्ध पद्धति है सुव्यवस्थित तरीके से बताया जाता है, और क्या किया था, तो शैक्षिक संस्थानों में न देकर खुले गगन के नीचे दिया था। तो इसमें दोनों गुण होने के कारण इसलिए कैसी शिक्षा हो गई, बीच की शिक्षा हो गई। मतलब न औपचारिक हुई, न अनौपचारिक हुई, औपचारिकेतर हो गई, मतलब न ही फॉर्मल हुई, न ही इनफॉर्मल हो गई, ये नॉन फॉर्मल हो गई। ओके, लोगों की रुचि, आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत करते हुए शिक्षा देनी चाहिए। ये देखिएगा, शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है औपचारिकेतर शिक्षण की मुख्य योजनाएं। अब आता है इसके मेन स्कीम क्या है। देखिए, मेन स्कीम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी ना, सन 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हो गई थी, और हर 5 साल के बाद नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आती थी, ये आपको पता ही होगा। तो उसमें जब 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी तो उसमें शैक्षणिक नीतियां, एजुकेशन स्ट्रेटजी बनाते समय परिकल्पना की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या, शैक्षिक नीतियों पर ध्यान दिया गया था। और एक क्वेश्चन आपके लिए और, 5वीं पंचवर्षीय योजना आई कब थी। 2 क्वेश्चन आप यहीं से रख लो। एक क्वेश्चन समूह वार्ता में कितने मेंबर होते हैं, और 5वीं पंचवर्षीय योजना का डेट आपको हमको बताना है कल। शैक्षणिक नीतियां बनाते समय परिकल्पना किया गया था। औपचारिक तथा अनौपचारिकेतर शिक्षा को एक दूसरे से जोड़कर एकीकृत समन्वित कर दिया गया। देखिए, आपको मैं पहले ही बताई अभी यहाँ ऊपर कि औपचारिक और औपचारिकेतर शिक्षा को एक दूसरे में क्या कर दिया गया, समन्वित कर दिया गया। क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ अनपढ़ों की बहुलता है, वहाँ केवल स्कूल तथा महाविद्यालय इन लोगों के शिक्षण के लिए पर्याप्त नहीं थे। कहने का मतलब है कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा, और अनपढ़ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब तो लोग जागरूक हो गए, पढ़ने पे ध्यान दे दी, लेकिन ये कब की बात की जा रही है, जब लोग क्या थे, निरक्षर थे, जब अंग्रेज आए और चले गए, हमें कुछ ध्यान ही नहीं दिया। ये तब की बात इन्होंने, तब मतलब तब जो पीछे रह गए वो तो पीछे रह गए ना। उसके बाद तो भाई जो आज जन्मे या उनकी शिक्षा स्टार्ट हो गई, लेकिन तब के लोग का क्या हुआ, तब के लोग तो पीछे रह गए ना। तो ये शिक्षा उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसमें उम्र वगैरह का ध्यान नहीं दिया गया था। तो इसमें कहा गया कि इन दोनों को एक कर दिया गया, और जो स्कीमें थी उनको क्या किया गया, सब पे लागू करा, क्योंकि इतना स्कूल बना के सबको शिक्षित करना कठिन है। तो इसमें कौन सा एक सिस्टम आ गया, दूरस्थ शिक्षा, जैसे इग्नू होता है ना। हम में से भी बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स होंगी जो ये करती होंगी कि मतलब एडमिशन कहीं ले लेना है और बस जाके एग्जाम दे देना है। तो ये क्या है, ये दूरस्थ शिक्षा का एक सिस्टम है। ठीक है, जो कि इसमें क्या किया गया, ऐड कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि औपचारिकेतर तथा औपचारिक तथा औपचारिकेतर शिक्षा को एक दूसरे से एकीकृत या समन्वित कर दिया गया। क्योंकि भारत जैसे किस पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ अनपढ़ों की बहुलता, विकासशील मतलब क्या होता है, आप विकसित देश और विकासशील देश में अंतर क्या है, आप ये भी हमें बताएंगे।
अनपढ़ों की बहुलता है, वहाँ केवल स्कूल तथा महाविद्यालय ही लोगों के शिक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। न ही अकेले इन संस्थानों से निरक्षरता उन्मूलन ही किया जा सकता। कितने संस्थान बनाए जा सकते, जनसंख्या तो बहुत बड़ी है, हर स्टेज में ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता या ध्यान नहीं दिया गया, तो उनके लिए कैसी शिक्षा, तो वही दूरस्थ शिक्षा का सिस्टम लाया गया है। इसलिए औपचारिकेतर शिक्षा प्रारंभ की जानी चाहिए। इसका पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, अवधि तथा शिक्षण विधियाँ औपचारिक शिक्षण से सर्वथा भिन्न होनी चाहिए। इस शिक्षा में पर्याप्त नमनीयता मतलब लचीली शिक्षा होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। शिक्षण के लिए सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। अतः औपचारिकेतर शिक्षण हेतु अग्रांकित पर बल दिया गया। ठीक है, देखिए क्या बल दिया गया इसमें, इस चीज़ को आप देख लीजिए। तो नंबर 1 पे क्या है, सभी 6 से 14 आयु वर्ग के लोग। देखिए आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने किया है ना कि 6 से 14 वर्ष के लोगों को फ्री शिक्षा दी जाती है। तो वही चीज़, सभी 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को यह शिक्षा दी जानी चाहिए जो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं गए हैं। ठीक है, किसकी, औपचारिकेतर शिक्षा इनके लिए है। प्लस 15 से 25, ये 25 नहीं रहेगा बच्चा, 35 रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान देना। मैं ऐसा नहीं कि इस बुक को मैं गलत कह रही हूँ या इसका कोई काट दे रही हूँ, नहीं, मैंने नेट पे सर्च किया तो उसमें देखा कि एडल्ट एज दिया है 15 से 35 ईयर जो अनौपचारिक शिक्षा की होनी चाहिए, तो 15 से 35 ईयर है। तो मैं वहाँ से ये चीज़ आपको बता रही हूँ। आयु वर्ग के लोगों को औपचारिकेतर शिक्षा दी जानी चाहिए। क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम, फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम को अन्य विकास योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वांछित सफलता प्राप्त हो सके। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने देख ली। अब नेक्स्ट आता है कि इसकी कुछ परिभाषाएं हैं और कुछ जो समाजशास्त्री कह सकते हैं, शिक्षाविद कह सकते हैं, जिन लोगों ने दी हैं उसमें से मैं 1-2 बता देती हूँ आप लोगों को। तो देखिए इसमें कुंबस ने कहा था कि औपचारिक शिक्षा से परे दी जाने वाली कोई भी व्यवस्थित शैक्षिक गतिविधियां औपचारिकेतर शिक्षा कहलाती। बिल्कुल बहुत साफ शब्द में कुंबस ने कहा, कुंबस सर ने, कि जो औपचारिक शिक्षा से परे मतलब औपचारिक शिक्षा से दूर, ठीक है, जो औपचारिक शिक्षा नहीं है लेकिन शैक्षिक विधियां हैं इसमें व्यवस्थित शैक्षिक गतिविधियों को दिया जाता है, मतलब इससे परे कोई भी व्यवस्थित शैक्षिक गतिविधियां औपचारिकेतर शिक्षा कहलाती हैं। किसने कहा था, कुंबस सर ने कहा था। इनकी एक ट्रिक पकड़ लीजिए, इनका एक की पॉइंट कह सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि औपचारिक शिक्षा से दूर लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से उससे दूर जो दूसरी सिस्टमैटिक एजुकेशन है उसे ही क्या कहते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, चाहे उसे अलग से दी जाती हो या विस्तृत रूप में दी जाती हो, यह शिक्षा सीख उद्देश्य चिन्हित शिक्षार्थी को ध्यान में रखकर दिया जाता है। ये चीज़ आप समझ गए। कुंबस सर ने क्या कहा था, बस उन्होंने इतनी सी बात कही थी कि औपचारिक शिक्षा से परे शिक्षा है, मतलब उससे हट के शिक्षा है, लेकिन ये भी कैसी है, सिस्टमैटिक तरीके से दी जाती है। यही क्या है, औपचारिकेतर शिक्षा है। किसने कहा था, कुंबस ने कहा था। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज एनी ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल एक्टिविटी आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम whether operating separately or as a important future of some ब्रॉड जिसे कहते हैं ना, विस्तृत, ब्रॉड एक्टिविटी दैट इज द इंटेंट टू सर्व सम आइडेंटिफाइबल लर्निंग क्लाइंट्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वही बात है कि उन कहने का मतलब कि इनसे हट के बहुत ब्रॉड तरीके की शिक्षा, बहुत ब्रॉड इसमें एक्टिविटी है। ठीक है, जिसको ध्यान में रखकर लोगों को सीखना, शिक्षा एक चीज़ सिखाया था, लेकिन कैसे, सिस्टमैटिक तरीके से। यही क्या है, औपचारिकेतर शिक्षा और औपचारिक शिक्षा से दूर है, कुंबस ने कहा था। मैं आपको एक्सप्लेन कर दी। और मैं गाइज आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मतलब मैं अपने तरीके से आपको अपना 100% देना चाहती हूँ, और अब आपको कितना समझ में आ रहा है ये हमें नहीं पता, और आप लोग बताते भी नहीं हो कि मैं कैसा बताती हूँ कैसा नहीं बताती हूँ। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन एक कमेंट भी नहीं करते आप लोग। अगर आप लोग शायद कमेंट करते तो मैं और मोटिवेट होती, या अगर कुछ नहीं सही बताती तो उससे और अच्छा बताने की कोशिश करती। तो मैं आप लोगों से रोज़ रिक्वेस्ट करती हूँ लेकिन कोई इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखता है। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कुंडू के शब्दों में। आपने अभी तक क्या देखा, कुंबस देखा। देखिए इसमें बस 2 ही 3 लोग हैं, एक क ही इसमें मेन है, कुंबस है, कुंडू है, ठीक है, और नेक्स्ट है वार्ड, बस 3 ही लोग हैं। तो कुंडू के शब्दों में औपचारिकेतर शिक्षा व्यवस्थित होते हुए भी पूरी तरह संस्थागत नहीं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कुंडू ने कहा था कि औपचारिकेतर शिक्षा व्यवस्थित तो है लेकिन संस्थागत नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर किसी संस्था या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर दी जाने वाली शिक्षा नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, औपचारिकेतर शिक्षा क्या है, वो औपचारिक शिक्षा से परे है। इतना बस पकड़ लेना कि उन्होंने कहा था औपचारिक शिक्षा से परे है। किसने कहा था, कुंबस ने कहा था। कुंडू ने क्या कहा था कि ये शिक्षा व्यवस्थित होते, मतलब
औपचारिकेतर शिक्षा क्या व्यवस्थित है लेकिन संस्थागत नहीं है। इतना देखना, व्यवस्थित है संस्थागत नहीं है, बस इनका ये अंतर ध्यान दे देना कि कुंडू ने क्या कहा कि औपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिकेतर व्यवस्थित तो है लेकिन संस्थागत नहीं है। ठीक है, बस इसमें छोटी सी चीज़ आप ध्यान रखना, आपको हमेशा याद रहेगा और वेरी इजी है यार। नेक्स्ट है कुंबस तथा अहमद के अनुसार ऐसा कोई भी सुव्यवस्थित योजना गतिविधियां जो विद्यालय औपचारिक शिक्षा से बाहर दी जाती हो, जो चयनित प्रकार के अधिगम तथा जनसंख्या के एक विशेष वर्ग को प्रदान की जाती हो, चाहे वह बालक हो वयस्क, औपचारिकेतर शिक्षा में कहलाती है। एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें अधिक चयनित तो कहा जा रहा है, मतलब कुछ लोगों को ध्यान में रखकर दी जाने वाली अधिगम प्रणाली है। ठीक है, किसने कहा था? कुंबस। इतनी बड़ी परीक्षा एग्जाम में इतना बड़ा डिफिनेशन नहीं आती बच्चे। नेक्स्ट है वॉर्डम डेहनी ने क्या कहा था? तो औपचारिकेतर शिक्षा आवश्यकता आधारित है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले ही कहा गया था कि क्या है, तो आपको पहले पता है आवश्यकता पर आधारित शिक्षा होती है ना, तो यही कहा जा रहा है कि औपचारिकेतर शिक्षा कैसी है? आवश्यकता पर आधारित है। शिक्षार्थी की आवश्यकता को पहचान कर विषय वस्तु ने, इसमें इन्होंने क्या कहा था? शिक्षार्थी की आवश्यकता पर आधारित विषय वस्तु तैयार किया था। मैं तीनों का अंतर वेरी इजी तरीके से बता दी। कुंबस ने कहा कि औपचारिकेतर शिक्षा औपचारिक शिक्षा से क्या है? परे है। ठीक है, शिक्षा से दूर है। इसमें शैक्षणिक गतिविधियां तो होती है लेकिन ये क्या है? औपचारिक शिक्षा से दूर है। 100 की सीधी बात। एक क्या चीज याद रखना? औपचारिक शिक्षा से दूर। दूसरा क्या कहा? व्यवस्थित तो है लेकिन संस्थागत नहीं है। किसने कहा? कुंडू ने कहा। वार्ड ने कहा कि ये क्या है? मतलब लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा है। बस इतनी चीजें आप ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट है औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं जो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है बच्चे, ज़्यादा बता दूंगी तो ओवरलोड हो जाएगा। वैसे है तो थोड़ा ही, चाहती तो ये आज मैं ख़त्म कर देती। चलिए ख़त्म ही कर देती हूँ, भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा की विशेषता। वैसे यहाँ औपचारिकेतर होना चाहिए, यहाँ गलत लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नंबर 1, औपचारिकेतर शिक्षा पूर्णतः योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित शिक्षा, इसीलिए इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो इसे औपचारिक शिक्षा भी, औपचारिक शिक्षा की भी कुछ क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी किसकी है? तो ये औपचारिक शिक्षा की क्वालिटी क्या है? योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित। जैसे देखिए कोटा खुला विश्वविद्यालय, जो इग्नू में लोग पढ़ते हैं ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विद्यालय, पत्राचार विद्यालय, जो घर पे रह के शिक्षा लेते रहते हैं, तो अपनी फैमिली भी ध्यान दे रहे हैं, कहीं दूर हैं और एडमिशन करा दिए, एग्जाम देने आ जाएंगे। कृषि मंत्रालय, सूचना तथा प्रसार मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वयंसेवी संस्थाएं आदि औपचारिकेतर शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनकी छोटी छोटी इकाइयां गांव में, शहरों में कार्यरत हैं तथा लोगों के लिए शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संस्थागत शिक्षा की तरह इसमें समय, पाठ्यक्रम, अवधि की कोई पाबंदी नहीं होती। इसका पाठ्यक्रम खुले गगन की तरह होता है, जिसमें पक्षी जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकता है, इसलिए शिक्षार्थी भी जहाँ चाहे जो चाहे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके कार्यक्रम लचीले होते हैं। सही बात है, बहुत लचीली है, तभी तो ये सबकी शिक्षा को, सबके रोजगार को, सबके टाइम को ध्यान में रखकर दी जा सकती है। शिक्षार्थी को सुविधा को ध्यान में रखकर इसके कार्यक्रम, संस्थान, पाठ्यक्रम आदि तय किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, औपचारिकेतर शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक, उपचारिक, क्रियात्मक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यवहारिक है, ये आप जान रहे हैं। उपचारिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो आपकी समस्याओं का मतलब, जो आपके लिए सेवा भाव से तैयार रहे, जो आपकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, यही उपचारी होता है। और क्रियात्मक पता है, फंक्शनल शिक्षा, जैसे जो क्रियात्मक चीज़ें, एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं, तो आप समझ रहे हैं। व्यवहारिक है, व्यवहारिक का मतलब व्यवहारिक तरीके से बताई जाती है, न कि सैद्धांतिक तरीके से। उपचारिक का मतलब ये है कि आपकी इस सेवा भाव से आपको दी जाती है, आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जाता है, और सेवा भाव से दी जाने वाली शिक्षा वो क्या कहते हैं? उसे उपचारिक कहते हैं। और क्रियात्मक का मतलब फंक्शनल है, जो प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाई जाती है। इसके पाठ्यक्रम लोगों के रोजगार धंधों से जुड़े होते हैं। इसमें लोगों को ये सिखाया पढ़ाया जाता है कि किस तरह एक सीमित अवधि में कम शक्ति एवं धन व्यय करके उत्पादन बढ़ाया जाए, धनार्जन किए जाए। नेक्स्ट पॉइंट, औपचारिकेतर शिक्षा स्त्रियों तथा निर्धनों के लिए एक वरदान की तरह। इसमें शिक्षा आपके द्वार, ठीक है, जैसे कहे ना, ये आपको ध्यान में रख कर देंगे, तो क्या है? शिक्षा आपके द्वार है। स्त्रियां घर बैठे पढ़ना लिखना सीख सकती है। इग्नू में, पत्राचार, ये सब क्या है? शिक्षा आपके द्वार है, आप घर बैठे पढ़ लिख सकते हैं। जिन्होंने विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं की है उनके लिए तो ये दूसरा अवसर है, सेकेंड चांस, जिसमें वे पढ़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी की आय की कोई सीमा नहीं होती, नहीं जाति या धर्म का ही बंधन होता है, यह सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, औपचारिकेतर शिक्षा की मूल्यांकन विधि अत्यंत सरल, शिक्षार्थी स्वयं मूल्यांकन भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वे जान सकते हैं कि इस शिक्षा से उन्हें क्या क्या फायदे हुए
उनके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई। कार्यक्रम की सफलता पाठ्यक्रम की उपयोगिता शिक्षार्थी के व्यवहार कार्य में झलकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस शिक्षा से न केवल व्यक्तिगत संस्थाओं का समस्याओं का निदान होता, अपितु यह सिंपल सी बात है आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण क्या व्यक्तिगत समस्या नहीं, ये पूरे देश की समस्या है ना, तो उस पर ध्यान रखना। टीकाकरण, आपके परिवार कल्याण, ये सब क्या है, ये आपकी पर्सनल समस्या नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो अब हम कह सकते हैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये क्या कह सकते हैं, सभी को ध्यान में रखकर वही चीज़ कही कि व्यक्तिगत समस्याओं का निदान होता, अपितु ये राष्ट्रीय समस्याओं के निराकरण में भी सहयोगी, मतलब नेशनल प्रॉब्लम इंटरनेशनल प्रॉब्लम को भी ध्यान में रखकर, तभी तो इंटरनेशनल जो संस्था है WHO, यूनिसेफ, ये सब क्या है, FAO, ये सब क्या है, हमारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर ये हमें क्या करती है, हेल्प देती है। यही सब चीज़ें तो हमें हेल्प देती हैं, जैसे रोगोन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, वयस्क शिक्षा, वन सुरक्षा, टीकाकरण, स्त्री आदि, मतलब इन सबों का भी निदान किया जाता है। कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि 9 नंबर, यह शिक्षा नवाचार इनोवेशन के अंगीकरण में भी मदद करता है, मतलब नई पद्धति, विकसित पद्धति को अपनाना, नई पद्धति को लाना ही क्या होता है, नवाचार होता है, जिसे इनोवेशन कहते हैं, ठीक है। तो नई पद्धति को अंगीकरण करना मतलब अपनाने पे भी ये मदद करती, नई चीज़ों को मतलब लागू करो, अपनाओ, उसको यूज टू बनो, उसको मतलब कहने का मतलब यूज करो उसका। विकसित पद्धतियों को लोग आसानी से अपना लें। यह शिक्षा सहभागिता को बढ़ावा देती, मतलब हेल्प करके एक दूसरे के सपोर्ट के साथ की जाने वाली शिक्षा है। समान उम्र वर्ग रुचि के लिए एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे उनमें परस्पर भाईचारे की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है, यह शिक्षा आवश्यकता मूलक है। ये तो पता ही कि आवश्यकता पर आधारित है, लोगों की आवश्यकताओं को पहचान कर उन्हीं के आधार पर शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है, यह शिक्षा अवैध रूप से चलने वाली है। नेक्स्ट है, परोक्ष रूप से, यह परोक्ष मतलब प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष मतलब दूर, जो चीज़ हमें दिखती ना उसे परोक्ष कहते हैं। परोक्ष रूप से यह शिक्षा राष्ट्रीय विकास में सहयोग देती है। पर्यावरण प्रदूषण, निरक्षरता, उन्मूलन, कुपोषण के कारण बीमारियां आदि के नियंत्रण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, यह शिक्षा केवल लोगों को साक्षर ही नहीं बनाती, अपितु उसे एक संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करती है। नेक्स्ट है, यह एक स्वैच्छिक शिक्षण प्रणाली है, मतलब स्वयं, मतलब आपका मन करे सीखो, न मन करे मत पढ़ो, मत लिखो, मत सीखो। शिक्षार्थी को पढ़ने लिखने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता, प्रेरित किया जा सकता है, आपको प्रेरित किया जा सकता है, बट जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। सारांश में, औपचारिकेतर शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो किसी डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए नहीं दी जाती, ध्यान दीजिएगा, बल्कि लोगों के कार्यों में कुशलता लाने के लिए यह शिक्षा दी जाती है। इसमें औपचारिकेतर शिक्षा प्रदान करने वाली एजेंसियां, मतलब एजेंसीज और प्रोवाइड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो औपचारिकेतर शिक्षा किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं दी जाती, क्योंकि इसका क्षेत्र, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक है, इसलिए इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स भी लाए जाते हैं। जैसे आपने एक बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स ने ये क्या बोलते हैं, स्काउट गाइड किया होगा, NSS किया होगा, NCC किया होगा। उसमें क्या होता, आप तो कॉलेज के ही होते कि बाढ़, अगर बाढ़ पीड़ित कहीं बाढ़ आ गई है तो स्काउट गाइड वालों को भेज दिया था, जो NSS करते हैं इनको भेज दिया जाता है। तो वो क्या होता है, समाज सेवी सर्विस के लिए होते हैं ना, तो वो चीज़ें क्या उनको भेज दिया जाता है सेवा करने के लिए, और उसके बदले क्या आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि सम्मिलित किया जाता है। सेम पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक है, कहाँ गया, हाँ, तो सहयोग लिया जाता है। कई संस्थाएं, एजेंसियां भी औपचारिकेतर शिक्षा प्रदान करती, जैसे नेहरू युवा केंद्र, युवा क्लब, कृषि प्रशिक्षण केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, परिवार नियोजन केंद्र, ग्रामीण साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाएं आदि, ठीक है। ये सब क्या करती है, एजेंसियां हैं जो इसमें सपोर्ट करती है। औपचारिकेतर शिक्षा प्रदान करने की विधियाँ, औपचारिकेतर शिक्षा प्रदान करने की विधियाँ, टीचिंग मेथड टू प्रोवाइड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब ये विधि आप औपचारिकेतर शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते, उसके कुछ मेथड होंगे ना प्राप्त करने के। तो आगे देखिए लिखा हुआ है, चूंकि औपचारिकेतर शिक्षा एक क्रियात्मक एवं उपचारी शिक्षा है। देखिए मैं आपको उपचारी बताई थी ना, सेवा करने वाली शिक्षा है, दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली शिक्षा है, ठीक है, फंक्शनल शिक्षा है। तो इसलिए इसकी विधियाँ भी औपचारिक शिक्षण से भिन्न होती हैं। लोगों को फुर्सत के क्षणों में पढ़ाया लिखाया, इसके लिए श्रव्य विधि से सामग्री, श्रव्य विधि से सामग्री मतलब जैसा टेलीविजन हो गया, चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती हैं, ये देखिए, ये चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, ये सब क्या है, ये सब दृश्य सामग्री है। चार्ट क्या है, दृश्य सामग्री, पोस्टर क्या है, टेलीविजन क्या है,
चलचित्र जो होता है ये श्रव्य और दृश्य से आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं, फोल्डर, ये सब क्या है, शिक्षण की विधियाँ, जो कि मैं आगे आपको इतना बढ़िया बताऊंगी ट्रिक के साथ कि आप बता रहे हैं, आप एग्जाम में जब पेपर पाओगे ना तो आपको शायद मेरी बात ही आपके माइंड में रिवाइंड करेंगे कि मैंने मतलब जो ये मैं होम साइंस विथ ट्रिक चैनल पे जो पढ़ा रही हैं मैम, उनका पढ़ाया हुआ आपको उस टाइम ज़रूर याद आएगा जो मेरी वीडियो देखते होंगे। तो चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, प्रोजेक्ट, रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? इनको शिक्षित करने के लिए। क्या करने के लिए? ये क्या है? तो ये विधियां हैं, शिक्षण सामग्री हैं। जैसे देखिए चार्ट को क्या किसी गली नुक्कड़ आदि चौराहे वराहे पे लगा दिया जाता है ना, तो आप उसमें देख सकते हैं ना कि जैसे चार्ट पे कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, अगर उसके साथ क्या होता है, पिक्चर भी होता है। पिक्चर किन के लिए होता है? जो अनपढ़ हों, जो उन चीज़ों को क्या करें, उनके चीज़ों को देख के भाव समझ जाए। पढ़ने वाले तो पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन जो अनपढ़ होते हैं वो उस पोस्टर पे फिगर से समझ जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, लोगों को पढ़ाने का तरीका पूर्णतः प्रजातांत्रिक है। आपको पता हो गया होगा प्रजातांत्रिक होता क्या है, जिसे वे अपनी समस्याओं को निसंकोच कहते सुनते हैं। समूह वार्ता की जाती है। आपसे मैंने ये बताया था समूह वार्ता, क्या? ग्रुप डिस्कशन। मेंबर कितने होते हैं आप हमको बताएंगे कल जरूर से, जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बैठक बुलाई जाती है, विषय विशेषज्ञ उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। परिणाम प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन भी इनमें लाभकारी। ये क्या है? ये प्रदर्शन की दोनों विधियां हैं, ठीक है। विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन, जो प्रदर्शन होता है ना उसकी ये विधियां हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग बाय विलिंग, करके देखना, करके सीखना, देखकर विश्वास करना, ठीक है। औपचारिकेतर शिक्षण के लिए मुख्य रूप से विद्यार्थियों को लगाया जाता है। औपचारिकेतर शिक्षण के लिए क्या कहता है? मुख्य रूप से विद्यार्थियों को लगाया जाता है। उन्हें 5-10 गांव दिए थे, जैसे मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल दिया था, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, वही चीज़ यहाँ कही जा रही है। साक्षर करने का जिम्मा दे दिया जाता है। जब विद्यार्थी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र, देखिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। और उनके नौकरी में क्या देखिए, जैसे आपके पास एनसीसी की डिग्री है तो आपको कुछ परसेंट उसमें क्या होता है, फ़ायदा मिल जाता है। एनएसएस है तो उसका फ़ायदा मिल जाता है। ये वही चीज़ है यहाँ पे। क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम तथा विकास योजनाएं, ठीक है। फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट स्कीम। एक चीज़ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दी हूँ कि मोदी जी ने इसको नव भारत इंडिया मतलब नव भारत शिक्षण के अंतर्गत ला दिया है। किसको? ये औपचारिकेतर शिक्षा कह सकते हैं इसको, इसके अंदर ला दिया है, ठीक है। और बहुत सही, 22 से लेकर 27 तक का इनका कह सकते हैं स्कीम है। ये योजना तब इतने साल के लिए बनी हुई है और इसको नव भारत मतलब से शिक्षा के अंतर्गत इसको ला दिया गया है। क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम एक वृहद कार्यक्रम है जो समूचे देश में प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए चलाया जाता है। क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम किसके लिए? तो प्रौढ़ों के लिए। कि कहाँ चलाया जाता है? तो पूरे देश में चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। केंद्र सरकार इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार डोकरा का क्वेश्चन आया था ना कि ये कैसे चलाई जाती है, इसके मतलब वित्तीय सहायता कौन प्राप्त करता है और क्रियान्वयन कौन करता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वित्तीय सहायता अक्सर जितनी भी योजना केंद्र सरकार देती, कुछ ही होती है जो राज्य सरकार की होती है। वैसे वित्तीय सहायता देती है वो और क्रियान्वयन कौन करता है? तो उसको राज्य सरकारें करती, क्योंकि वो हर राज्य में जाता है, फिर राज्य के हिसाब से फिर हर जिले में जाता है, जिले से फिर हर क्या बोलते हैं ब्लॉक में जाता है, ब्लॉक से फिर गांव में जाता है, ठीक है। तो यही चीज़, वित्तीय सहायता कौन देता है? तो इसे वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देती है। इसलिए इस योजना को सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत रखा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखना। यह भी 100% सत्य है कि सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु उनका लाभ वास्तविक वांछित लोगों तक नहीं पहुंच पाता। निरक्षर जनता उसका एक अंश भी लाभ नहीं उठा पाती। इसीलिए उनको शिक्षित किया जाता है कि जो योजनाएं बन रही हैं, जो स्कीम्स आ रही हैं, जो धनराशि आ रही है, जो राशन आ रहे हैं, जो हमारे लिए कॉलोनी आ रही है, ये सबों का फ़ायदा हम उठा सके। हम ही उसके लाभार्थी हैं, कोई दूसरा नहीं है जो बड़े तबके पे लोग हैं और उसको मतलब उसका घोटाला कर जा रहे हैं, वो नहीं उसके लाभार्थी। उसके लाभार्थी रियल में है कौन? तो हम ग्रामवासी ही हैं, ठीक है। तो परंतु उनका लाभ वास्तविक वांछित लोगों तक नहीं पहुंच पाता। निरक्षर जनता इसका एक अंश भी लाभ नहीं उठा पाती। एग्जाम्पल पे दिया कि फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले किस्म कार्यक्रम हाई यील्ड वेराइटीज़ प्रोग्राम चलाया जाता है। किस लिए चलाया जाता है? फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ग्रामीणों के लिए ट्राइसेम, डवरका, ANP, NARP आदि कार्यक्रम चलाया जाए। ट्राइसेम किसके लिए? ये यूथ के लिए। डोकरा किसके लिए? वोमेन, स्त्री के लिए। इसी शब्द को दे आगे सारी योजनाएं मैं सारा एक एक करके आपको इतना बढ़िया बताऊंगी, आपको सारी चीज़ें कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगी।
ठीक है। तो ये सब ये देखिए, ये ट्राइसेम यूथ के लिए है, ठीक है। डोकरा ये स्त्रियों के लिए की जाने वाली योजनाएं, बनाई गई योजनाएं ऐसे आदि चलाए गए, मगर वास्तविक लोगों तक इनका लाभ नहीं पहुंच पाता। तो जो जागरूक है वही इसका लाभ उठा पाते हैं, ठीक है। कृषक प्रशिक्षण तथा क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम जो एक अंतर मंत्रालयी परियोजना इंटर मिनिस्ट्री है। यह परियोजना कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से चलाई जाती है। किसके किसके? कृषि मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फिर कह सकते हैं कि जो सूचना प्रसारण मतलब यही रेडियो टेलीविज़न ये सब प्रसारण से संबंधित संयुक्त प्रयास चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को शिक्षित करना ताकि वे हरित क्रांति को कौन लाया था और किस अन्न को मुख्य रूप से इसमें किस मतलब अनाज को मुख्य रूप से इस बनाया गया था, किसकी बढ़ोतरी को या किसकी उपज को ध्यान में रख के हरित क्रांति लाया गया था, कौन इसकी अगुवाई किए थे, ये चीज़ भी आप हमको बताएंगे। आपको मैं 3 क्वेश्चन दी हूँ, बढ़ चढ़कर भाग ले, भारत अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। कल मैं अगर आप नहीं कमेंट बॉक्स में डालेंगे, वैसे मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ और बार बार कह रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में डालना, लेकिन अगर आप नहीं डालोगे मैं तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये तीनों क्वेश्चन बताऊँगी, ठीक है। हरित क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लें, भारत अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, किसानों की स्थिति में सुधार लाए तथा वे बेहतर जीवन जी सकें। अगला है कि क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम को कई दूसरी विकास योजनाओं से जोड़ा गया, जैसे सूखा क्षेत्र खेती, ड्राई लैंड फार्मिंग, लघु तथा सीमांत कृषक कार्यक्रम। लघु तथा सीमांत का मतलब जो छोटे कृषक होते हैं, कुछ उससे बड़े होते हैं ना, मतलब कृषक सबके पास नहीं कि 4 बीघा 5 बीघा 10 एकड़ 20 एकड़ या 100 एकड़ जमीन हो। कुछ लोगों के पास बिस्सों में होती है, 1 बिस्सा 2 बिस्सा की, मतलब चटनी के लिए बस धनिया और मिर्च ही लगा सकते हैं। तो वही चीज़ कहा गया, कुछ लघु होते हैं, कुछ सीमांत कृषक होते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर प्रोग्राम, उद्योगों के विकास हेतु कार्यक्रम, प्रोग्राम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कृषि विकास कार्यक्रम, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पशुधन विकास, ये सारे आगे इनके लिए कार्यक्रम बने हुए हैं। मैं आपको बच्चे सारा एक एक पढ़ाऊंगी और मैं आपको चैप्टर वाइज इसीलिए बताती हूँ ना कि आपको चीज़ें कन्फ्यूज ना हो कि आगे पढ़े फिर पीछे चले गए, ऐसे नहीं। अब आपको मेरा जितना बता होगा, जो मेरी रोज़ वीडियो देखते होंगे, मतलब ईमानदारी से पूरी वीडियो देखते होंगे, अगर उनको तो ज़रूर बेनिफिट मिल रहा होगा, मैं ये आशा करती हूँ, क्योंकि मैं 100% दे रही हूँ। तो चलिए ठीक है, मतलब इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि आपको मतलब एक चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ। अब आपका फर्स्ट जो यूनिट कह सकते हैं बस ख़त्म ही होने वाली, उसमें 3-4 चैप्टर है, तो आपका एक यूनिट बढ़िया से ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको संचार बताऊंगी, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। ऐसे करते करते मैं सारी यूनिट आपकी ख़त्म कर दूंगी और आपकी बुक एकदम ख़त्म हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। यार एग्ज़ाम में बस एक बार दोहराना, जाके एग्ज़ाम दे के आ जाना। और एग्ज़ाम में वही बात है कि 2-3 घंटे में किसका माइंड कितना काम करता, कोई कितना भी ज्ञाता रहे, बस वही बात है कि 2-3 घंटा में कितना दिमाग काम करता है, वही सबसे मेन है। तो आपको पता है ये सब क्या कहती है योजनाएं, इसमें एक दूसरे के साथ योजनाओं को जोड़ा जाता है और लागू किया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक दूसरे के साथ जब योजनाओं को जोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब जैसे एक योजना 2 योजना चाहिए, या किसी गांव में 10-10 योजनाएं चलती हैं, तो क्या होता है कि उतने मेंबर कहाँ से, गवर्नमेंट उतने मेंबर कहाँ से देख, तो क्या होता है योजनाओं को जोड़ देने पर कोई एक सदस्य गया, कोई एक ऑफिसर गया, तो क्या हुआ, चीज़ों को देख लिया, जान लिया और क्या हुआ, उसको सिस्टमेटिक कर दिया। इसीलिए क्या होता है कि योजनाओं को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि योजनाओं को जोड़ने से वो सुचारू रूप से चल सकती है, ठीक है। औपचारिकेतर शिक्षा के क्षेत्र देख लीजिए, उसके बाद देखिए ये द इंड हो जाएगा, ये चैप्टर द इंड। फिर नेक्स्ट आपको मैं प्रौढ़ शिक्षा बताऊंगी, चैप्टर नंबर 6 है। चलिए देख लेते हैं, फिर आगे थोड़ी बातें करते हैं। औपचारिकेतर शिक्षा के क्षेत्र, स्कोप ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिकेतर शिक्षा का बड़ा मतलब क्षेत्र क्या है, विस्तृत और व्यापक है, ये आपको पता है। भारत बहुत विशाल देश है, जनसंख्या के नंबर पे दूसरे नंबर पे है, क्योंकि सबसे नंबर 1 पे क्या है, चाइना है। शिक्षा यहाँ कितनी है, तो पहले तो कम थी, अभी प्रेजेंट टाइप का मैं आपको बता 77.7% है यहाँ के लोग शिक्षित हैं। आपके ज्ञान के लिए बस मैं ये चीज़ बता रही हूँ। जब मैं प्रौढ़ शिक्षा बताऊंगी तो टू द पॉइंट आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, घबराइए नहीं। यह भारत के विशाल जन समूहों को ध्यान में रखकर चलाई गई है, विशेषकर इन सभी को जिन्होंने कभी भी स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की है उनके लिए बनाई गई है। जो क्या करे, चीज़ अंगूठा छाप जो लोग हैं वो क्या करे, थोड़ा अल्प पढ़ लिख सके, अपनी चीज़ों अपनी प्राथमिकता को समझ सके, अपनी मतलब आप स्वयं की वैल्यू क्या है वो इस चीज़ को जान सके कि मेरी क्या वैल्यू है, मैं स्वयं में क्या हूँ, ठीक है। जब अपने वैल्यू को जान जाएंगे, अपना मूल्य जान जाएंगे तो उनका एक लक्ष्य बनेगा, फिर वो अपने स्तर को ऊंचा करना चाहेंगे। और क्या है ये, होम मैनेजमेंट गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। ये उत्प्रेरक तत्व किसके होते हैं, ये किसी पर्सन के लिए तो हैं,
तो वही चीज़ है कि प्राथमिकता निर्धन निरक्षर एवं स्त्रियों को दी जाती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें प्राथमिकता किसको दी जाती है, तो जो निर्धन है, जो निरक्षर है और जो स्त्री है उनको ज़्यादा इसमें प्राथमिकता दी जाती है। औपचारिक शिक्षण नहीं होने के कारण यह लोगों की समस्या पर आधारित है, आवश्यकता मूलक है, लोगों की आवश्यकता रुचि को ध्यान में रखकर उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर दी जाती है। शिक्षार्थी ही समय अवधि और विषय वस्तु निर्धारित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो शिक्षार्थी होता है, जो स्टूडेंट होता है, वही अपना समय, वही कितने टाइम तक पढ़ना है, सीखना है, जो भी करना है और किस विषय पर पढ़ना है वो निर्धारित करते। कौन? जो स्टूडेंट है, जो लाभार्थी है, जो इसका लाभ लेना चाहता है। अतः व्यवहारिक जीवन से संबंधित हर एक विषय को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके माध्यम से व्यापक कुरीतियों, अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए क्या सारी जैसे परिवार कल्याण, इसमें होता है ना, बहुत लोग कहते हैं भगवान हमको दे रहे हैं तो हम बच्चे पैदा करें, भगवान की देन है। वो तो सही बात है कि भगवान नहीं चाहेगा तो एक पत्ता भी नहीं लेगा, लेकिन इसके लिए क्या जागरूकता बहुत जरूरी है। तो यही सब अंधविश्वास, इन्हीं सबों को दूर करने के चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है और माध्यम बनाया गया है। सांस्कृतिक धरोहरों, सामुदायिक संपत्तियों, राष्ट्रीय संपत्तियों की रक्षा करना सिखाया गया है। शिक्षार्थी न केवल इस शिक्षा से साक्षर बनते हैं बल्कि हिसाब किताब करना भी सीख जाते हैं, अपितु व्यवहारिक तथा व्यावसायिक ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो उन्हें सफल सुखद जीवन जीने के लिए मदद करता है। फिर आगे, न केवल भारत अपितु विश्व के सभी देशों में इस बात को दिल से स्वीकारा है कि यदि विश्वास करना है तो निरक्षरता के हिसाब से मुक्ति पाना ही होगा। मतलब निरक्षरता के साथ, मतलब निरक्षरता से दूर होना ही पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, पढ़ा लिखा होने पड़े। गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं। ठीक है, केवल स्कूल या विद्यालय से निरक्षरता उन्मूलन नहीं होगा, औपचारिकेतर शिक्षा का सहारा लेना ही होगा, तभी इस पृथ्वी से निर्धनता निरक्षरता का अंत हो सकेगा और पृथ्वीवासी सुखमय जीवन जी सकेंगे। बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, ये चैप्टर फिनिश हो गया यहाँ पे। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बच्चे आप लोग तो कमेंट में कभी किसी बताते नहीं हो। एक दो लोग हैं जो मेरे पे मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा मेरी बातें उनको समझ में आती हैं कि वो कमेंट्स करके बता देते हैं, जो मैं उतनी ही से ही मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ कि मैं और भी अच्छा आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। मेरी वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।